कल ना एक डायग्राम रह गया था, इसको ट्रिपल पॉइंट डायग्राम कहते हैं। जैसे जैसे हम टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं ना, तो हमने ये देखा है अगर जैसे लिक्विड का हम प्रेशर इंक्रीज़ कर दें तो एक पॉसिबिलिटी है कि वो सॉलिड बन जाएगा, है ना। ऐसे ही गैसेस का प्रेशर इंक्रीज़ कर दें तो एक पॉसिबिलिटी है कि वो लिक्विड बन जाएगा, है ना। कि हम उसको फोर्स कर रहे हैं एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को टाइटली पैक होने के लिए। ऐसे टेम्परेचर के साथ भी हम अगर ये करें ये भी हो जाएगा। अगर हम दोनों एक साथ चेंज करना शुरू करें तो ठीक है, तो जैसे हमने टेम्परेचर भी ड्रॉप करा और प्रेशर हल्का सा इंक्रीज़ करा। जैसे हम प्रेशर कुकर में ले आए, मतलब उसको पानी को, तो आपको पता है कि मतलब प्रेशर कुकर के अंदर जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए, नीचे, है ना। क्यों? क्योंकि हमने फोर्स कर दिया मॉलिक्यूल्स को कि वो लिक्विड रहें, है ना। और उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज़ करा, ठीक है, तब भी वो आसानी से गैस नहीं बन रहे हैं, है ना। और ऐसा हम करते क्यों हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि कुकिंग बेटर हो जाएगी, है ना। ये काम करने की कोशिश करते हैं। तो इसको ना हम एक ग्राफ की मदद से समझते हैं। ट्रिपल पॉइंट सुना है पहले कभी? ट्रिपल पॉइंट लिखो। ये प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ पर है, ठीक है। पहले ऐसा करते हैं, हम ग्राफ बना लेते हैं, उसके बाद देखेंगे ट्रिपल पॉइंट है क्या। और ऐसा कुछ ग्राफ बना लो। हाँ, नहीं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स में ही लिखो अभी। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद हम करेंगे, ठीक है। क्या है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं कोई भी चीज़ है, मान लो, और ये क्या है, क्या ये सॉलिड, ये गैस और ये लिक्विड, ठीक है। इस टाइप का एक डायग्राम है। मान लीजिए आइस है हमारे पास, हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा है, गैस में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली गैस में तब्दील नहीं होगा। जनरली हमारे पास जो आइस होती है वो इस तरीके से जाती है, पहले वो लिक्विड जाती है और फिर वो गैस जाती है ना, ऐसा कुछ होता है। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस हमें पता है उसका डायरेक्ट सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन मतलब सॉलिड से डायरेक्टली गैस, मतलब क्या हो रहा है कि सॉलिड से वो सीधे गैस में जा रहे हैं। ऐसा कोई सब्सटेंस जो पता हो? ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, उसमें भी ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड का लिक्विड नहीं बना सकते। कार्बन डाइऑक्साइड भी लिक्विड पॉसिबल है। हमें करना क्या होगा, बस ये जो यहाँ आकर कर रहा है उसको हमें यहाँ आकर कराना होगा। उसके लिए तो करना क्या पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को यहाँ की जगह यहाँ ड्रॉ करना है, हाँ, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, है ना। हम क्या करेंगे कि उसको एक प्रेशर चेम्बर में डालेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे। एक बार प्रेशर हमें कोई सर्टेन पॉइंट में मिल गया, उसके बाद उसे हीट करना शुरू करेंगे, तो आपको लिक्विड भी मिलेगा और उसके बाद गैस मिलेगा। समझ आया? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है यूट्यूब पे इस चीज़ के कि हमने प्रेशर बढ़ा दिया और लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड बना दी, ठीक है। तो जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो लगभग इस टाइप का कुछ ग्राफ देते हैं। बस ये जो ट्रिपल पॉइंट का ग्राफ है, अच्छा, इस चीज़ को कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। अब इस पूरे ग्राफ में एक ऐसा सर्टेन टेम्परेचर आ रहा है और एक ऐसा सर्टेन प्रेशर आ रहा है जहाँ पे कोई चीज़ तीनों स्टेट में पॉसिबल हो रही है, ठीक है। ये भी पॉसिबल है। इसका एक मैं ट्रिपल पॉइंट की ना एक वीडियो देता हूँ आपको, एक लिंक देता हूँ, इसको खोल के देखना। हाँ जी, तीनों एक साथ, मतलब ऐसा होगा कि एक डिश होगी, ठीक है, इसमें आइस रखी हुई है और साथ में यहाँ पे इवेपोरेट भी कर रहा है, बबल्स भी बन रहे हैं। ऐसा है, इसमें से जो स्टीम निकलती है वो कैसी होती है? मतलब नॉर्मल स्टीम की तरह ही,
एक बार वेपर निकली वो तो नॉर्मल वेपर की तरह ही होंगे। बस ये है, ये किसी सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर पे एग्जिस्ट कर रहा है। आपको एक इंटरनल क्लोज्ड एनवायरनमेंट देना पड़ेगा इस डिश को, एक वैक्यूम चेम्बर वगैरह में डालना पड़ेगा। ठीक है, ये अकर करता है वाटर के लिए 0.006 ATM पर। प्रेशर इतना होना चाहिए और टेम्परेचर होना चाहिए 0.01 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना आपको ठंडा करना है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना, 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास लाना है। ठीक है, और 0.006 ऑलमोस्ट एक वैक्यूम चैम्बर में डालना है। अगर आपने ये कर दिया तो आपको तीनों चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी। ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं? ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट की डेफिनेशन लिखो। इट इज़ द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। नहीं रुको एक सेकेंड, एक्चुअली ट्रिपल पॉइंट को हमें इट इज़ अ पॉइंट लिखना चाहिए। रुको, NCERT पे नहीं जाते। हाँ, अच्छा ओके, इट इज़ द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच temperature and pressure at which the solid, liquid and the gas gas phases of a substance occur at the same time in an equilibrium. आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे एक वीडियो भेजी है 1 मिनट की, जल्दी से देखो कि मतलब क्या है इस चीज़ का। पंद्रह सेकंड के आसपास से देखना शुरू कर रहा हूँ। पंद्रह भी नहीं, एक्चुअली 50 सेकंड के आसपास वेपर मिलते हैं इसमें। ठीक है, हाँ भेज दिया मैंने, ग्रुप पे भेजा। मिली है क्या? नहीं, मैंने किसको भेज दिया? क्या हो गया? ओह, हिमांशु को भेज दिया मैंने गलती। वो बोलेगा क्या सर सुबह से वो पढ़ा रहे हो। इसको 40-50 सेकंड के आसपास देखना, वहाँ पर पहली बार वेपर बन रहे हैं। हाँ देखा, बीच में सॉलिड है, आइस है, वाटर तो है ही, और साथ में वेपर भी बन रहे हैं, है ना। हाँ, तीनों चीज़ें एक साथ हैं। नहीं, मतलब तीनों चीज़ें एक साथ एग्जिस्ट करनी। हाँ, मतलब पिघल भी सकती है, बट ये है कि डिपेंड करता है कि हम कितना हीट इसमें डाल रहे हैं, कितना ले रहे हैं। ठीक है, वेपर है ना, वाटर वेपर बन रहा है ना। हाँ जी, किस टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है? 0.01 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि हम पानी के लिए उसका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है उसको डिग्रीज वगैरह कर सकते हैं। और तो पानी का जो ट्रिपल पॉइंट ग्राफ है ना, वो हल्का सा
इस टाइप का बनता है। प्रेशर भी माइनस में नहीं नहीं, प्रेशर तो हाँ, नहीं माइनस नहीं है, ये 0.01 इतना ATM है, माइनस में नहीं होता प्रेशर, नहीं। ठीक है, जो इसका ग्राफ बनता है ना वाटर का, वो ऐसा होता है थोड़ा सा, लिक्विड, गैस, सॉलिड, ज़्यादातर चीज़ों का ग्राफ इस टाइप को टिल्टेड होता है। यहाँ पे जो सॉलिड और लिक्विड का जो लाइन है वो हल्की सी इस साइड से वो टिल्टेड है। मतलब क्या है, हम यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर ये 1 ATM है, इस साइड को क्या आ रहा है, प्रेशर है ना, इस साइड को आ रहा है टेम्परेचर। ठीक है, तो ये 1 ATM पे ये पॉइंट क्या है, ये टेम्परेचर कितना है, ये टेम्परेचर कितना है, क्या लिखूँ मैं यहाँ पर, 1 ATM पे, हाँ 1 ATM पे सॉलिड लिक्विड कहाँ पे चेंज होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है ना, मेल्टिंग हो गई सॉलिड से लिक्विड 0 डिग्री सेल्सियस, और ये 100 पर होता है ना। अभी हमारा ग्राफ इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है। अब जब हम इसका प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट, है ना, और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा हल्का सा, है ना। वाटर के केस में थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, वरना क्या हो रहा है, ज़्यादातर चीज़ों में क्या होता है, जब हम प्रेशर डिक्रीज करते हैं ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों कम होते चले जाते हैं। ठीक है, वाटर के केस में थोड़ा सा अजीब है। इसको अगर बढ़ा देंगे, प्रेशर अगर हमने बढ़ा दिया, तो हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी नेगेटिव जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट और पॉजिटिव जाएगा, है ना। प्रेशर कुकर में ये हो रहा है क्या कि हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो ये और ज़्यादा उधर जा रहा है। ठीक है, ये वाली लाइन थोड़ी सी काउंटर इंट्यूटिव होती है, इसका मेरे को भी ठीक से एक्सप्लेनेशन नहीं पता। ठीक है, मतलब ये बहुत ऑब्वियस बात है कि हमने प्रेशर बढ़ाया किसी चीज़ का, है ना, तो वो सॉलिड रहना चाहेगा और ज़्यादा देर तक, तो सॉलिड का एरिया और ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए। यहाँ पे कम क्यों हो रहा है? ठीक है, मतलब इससे इसका इस चीज़ से थोड़ा सा रिलेशन है क्या, कि आप इस तरह सोचो कि आपको पता है कि पानी को जब हम फ्रीज़ करते हैं उसका वॉल्यूम हल्का सा बढ़ जाता है 9% के आसपास, है ना, उससे कोई रिलेशन है। बट ऐसा हो क्यों रहा है कि जब पानी सॉलिड बनता है उसका वॉल्यूम बढ़ क्यों जाता है? जब भी हम आइस को इस तरीके से अपनी आइस ट्रे में जमाते हैं तो आइस यूं फॉर्म होने की जगह हल्की सी यूं क्यों फॉर्म होती है? हाँ, मतलब वो क्रिस्टल होने के नहीं, वो क्रिस्टल का ही फॉर्मेशन ऐसा है, उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। इसी वजह से तो जो आइसबर्ग टूटते हैं वो फ्लोट करते रहते हैं। तो उल्टा हो गया ना, लिक्विड में थोड़े स्पार्सली स्पेस्ड होते हैं, हाँ, सॉलिड में और स्पार्सली स्पेस्ड होते हैं। हाँ, यही तो ये नहीं समझ आ रहा कि जब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में आता है तो किसी वजह से एटम्स कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं कि उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है ना। हम एग्जैक्टली श्योर नहीं है ऐसा क्यों, मतलब मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ, ऑब्वियसली कुछ रीज़न होगा इसका। ठीक है, एनीवे, तो इसका मतलब यहाँ से कहीं एक्सप्लेनेशन आता है कि ये चौड़ा क्यों हो रहा है ये ऊपर जाके पानी का। ठीक है, वाटर का केस थोड़ा सा अलग है, बाकी सब का ज़्यादातर का इस तरीके का बनता है। ठीक है, आप ये एक ग्राफ बना लेना अपने इसमें, एक्चुअली दोनों ही बना लेना, वाटर का और ज़्यादातर लिक्विड्स, मतलब ज़्यादातर सब्सटेंसेस का। ऑब्वियसली ये जो ग्राफ है ये ब्रेक डाउन हो जाता है अगर हम एक्सट्रीम टेम्परेचर और एक्सट्रीम प्रेशर देते हैं। क्यों? एक्सट्रीम टेम्परेचर पे वो इन 3 स्टेट ऑफ मैटर से बाहर कहीं चला जाएगा, प्लाज्मा कुछ बन जाएगा। एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे हो सकता है वो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बन जाए। और इसका मतलब ये नहीं कि और कोई स्टेट ऑफ मैटर नहीं हो सकती। या प्लाज्मा को भी हम कई मिलियंस ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं, मिलियंस भी छोड़ो, बिलियंस ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड जब कर देते हैं, सन के कोर से भी ज़्यादा गर्म अगर करने की कोशिश करते हैं तो वो और सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी और छोटे, मतलब उनसे भी छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल हमें मिलते हैं, ग्लूऑन वगैरह ये सब, है ना। तो उनका प्लाज्मा अलग है, वो एक और नई स्टेट ऑफ मैटर है। रिसेंट टाइम्स में हमने 10-15 स्टेट ऑफ मैटर खोज लिए एक्चुअली, इनको एक्जॉटिक स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, जो भी है हम और ज़्यादा नीचे जा रहे हैं। हम अभी क्वांटम फिजिक्स में पढ़ेंगे, इतने ज़्यादा हमें पार्टिकल मिल गए
कि इसके लिए हमें ना स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स हमें बनाना पड़ा। ठीक है, हम पढ़ेंगे जब क्वांटम फिजिक्स का एंड कंक्लूडिंग पार्ट पढ़ेंगे ना, तो हम समझने की कोशिश करेंगे आज की अब हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है। ठीक है, और फिर हम 2 लाइन ऑफ थॉट भी हम पढ़ेंगे कि इन सब को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ लोग हैं जो स्ट्रिंग थ्योरी एंथुजियास्ट होते हैं, कुछ और थ्योरी दे रहे हैं। ठीक है, और दोनों ही थ्योरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पानी चीज़ों को। ठीक है, वहाँ तक जाएंगे, वहाँ तक हम छोड़ेंगे फिजिक्स को बस। ठीक है, आगे चलते हैं हम। मैकेनिकल प्रॉपर्टी तो यहाँ लिखना ही गलत है, हम कुछ और करना शुरू हो गए, इसको हटाते हैं। ठीक है, ये है ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या करेंगे, ये जो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर हैं इनके ऊपर हम कुछ फोर्स लगाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हम बनाने के लिए हम करेंगे क्या कि एक बढ़िया सा क्यूब बना देंगे। ठीक है, और इसके ऊपर हम क्या क्या फोर्स लगा सकते हैं, या इनफैक्ट हम रॉड भी बना सकते हैं एक, और इसके ऊपर हम क्या क्या फोर्स लगा सकते हैं इस रॉड के ऊपर, वो तो लग ही रही है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि इसको आउटसाइड अर्थ ले जाओ, इस पर आप हम क्या क्या फोर्स लगा सकते हैं, किस किस तरीके से इसको बेंड कर सकते हैं, मतलब अलग अलग फोर्स लगा सकते हैं। देखो कैसे लगा सकते हैं, एक तो हम इस डायरेक्शन में एक्सियली लगा सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन की फोर्स। ठीक है, इसको खींच सकते हैं, इसको कहते हैं टेंशन फोर्स। ये होती है नॉर्मल फोर्सेस। नॉर्मल फोर्सेस हम लगा सकते हैं। नॉर्मल कौन से हो गई, टेंशन एंड कंप्रेशन। ठीक है, ये 2 टाइप के फोर्सेस हो गए। जब भी हम ये इस टाइप की कोई भी फोर्स लगाएंगे, ठीक है, ये एक ना स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ बनेगा हमारा। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेस मतलब फोर्स, आपने फोर्स लगा दी। ठीक है, आप जैसे जैसे स्ट्रेस लगा रहे हैं वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ेगा। स्ट्रेन क्या है कि एलोंगेशन ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, जैसे जैसे आप स्ट्रेस लगाते हैं एलोंगेट करता चला जाएगा। अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो इन्फिनिट तक करेगा, परफेक्टली इलास्टिक कुछ नहीं होता, किसी पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप किसी भी चीज़ को खींचोगे वो टूटेगी। ठीक है, तो ये बढ़ता चला जाता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या आता है कि आप जब और स्ट्रेस लगाते हैं, आप स्ट्रेस बढ़ा नहीं पाते, उससे पहले स्ट्रेन लंबा होता चला जाता है, मतलब और खिंचता ही चला जाता है। उतने ही स्ट्रेस पे वो खिंचता ही चला जाएगा। ठीक है, और उसका एक ब्रेकिंग पॉइंट आएगा। ठीक है, ब्रेकिंग पॉइंट आ गया, इससे ज़्यादा आप उसको स्ट्रेस नहीं लगा सकते। ठीक है, वो इतना मतलब इसके बाद स्ट्रेन क्या है, वो फिर तो इन्फिनिट हो गया। क्यों, अब तो कितना भी दूर ले जाओ आप उसको। ठीक है, तो क्या है, अब फोर्स उल्टा और कम हो जाएगी, आपको बिल्कुल फोर्स नहीं मिल रही। राइट, तो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ ऐसा कुछ बनता है। ये है टेंशन, हम टेंशन साइड में जा रहे हैं, हम खींच रहे हैं। हम कंप्रेशन साइड में भी जा सकते हैं, दूसरी साइड में भी तो जा सकते हैं। ठीक है, जब हम दूसरी साइड में कंप्रेशन साइड में जाते हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अब फेलियर का तो कोई चांस ही नहीं है ना, लेकिन एक फेलियर का चांस फिर भी बनता है। ज़्यादातर चीज़ों को जो हम कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए ये रॉड है जिसको हम कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैंने एग्जेजरेट करने के लिए इसको बहुत पतला बना दिया। ठीक है, जब हम किसी भी चीज़ को, स्पेगेटी होती है ना वो वाली जो हम उसमें डालते हैं, नूडल्स बनाते हैं वो वाली है ना, उसको जब आप यूँ दबाओगे क्या होगा, हाँ जितने भी हिस्सों में टूटे, बट पॉइंट ये है कि वो बेंड होगी पहले और फिर टूटेगी, है ना। तो इस चीज़ को, इस टाइप की बेंडिंग को हम कहते हैं बकलिंग। ठीक है, एक सेकेंड, इसको यूँ बनाते हैं, इस टाइप की बेंडिंग होगी। ठीक है, इसको कहते हैं बकलिंग। ठीक है, जितनी पतली चीज़ उतनी ज़्यादा बकलिंग होगी। तो यहाँ पे भी इसी टाइप का कुछ ग्राफ बनता है, पर वो थोड़ा सा अलग किस्म का होता है। ठीक है, ये है नॉर्मल फोर्सेस। ठीक है, हमने चीज़ों को या तो कंप्रेस करा या ये करा, जब भी करेंगे कुछ मूवमेंट होगी, और जितना हम स्ट्रेस लगा पा रहे हैं, फोर्स लगा पा रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेस। तो ये हो गया स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ।
ठीक है, एक ग्राफ बना लो। ये दो टाइप की फोर्सेस लिखो। सबसे पहले हम नॉर्मल फोर्स लिखेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में नॉर्मल फोर्स। सबसे पहले स्ट्रेस कंप्रेशन, स्ट्रेस मीन्स फोर्स, स्ट्रेन मीन्स एलोंगेशन, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट, जो भी हो रहा है। ये कितने स्ट्रेस पे कितना मतलब कितने स्ट्रेस पे कितना स्ट्रेन देगा, ये एक जानने का तरीका होता है हमारा कि हमने कितना। अच्छा, एक और चीज़ कि अच्छा हाँ, इसको हम कैसे जानते हैं, हम इसको यंग मॉडुलस से जानते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ समझो कि कितना हमने स्ट्रेस दिया, ठीक है, हम प्रेशर के टर्म्स में नाप रहे हैं, ठीक है, पर यूनिट एरिया के टर्म्स में, क्योंकि हमने उसको जो भी दिया है। अच्छा हाँ, एक और चीज़, स्ट्रेस एक्चुअली फोर्स नहीं होता, सिर्फ फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, वरना अदरवाइज क्या है, इसको अगर मैंने बहुत ज़्यादा एरिया अगर हमने कर दिया है ना, उस पर उतना ही फोर्स दिया, उसका कोई मतलब नहीं बैठा, या उतना ही टेंशन दिया, क्यों, अब तो ज़्यादा मटेरियल है यहाँ, इसकी गिरफ्त ज़्यादा हो गई ना, अब वो उतने आसानी से फेल नहीं करेगा, ठीक है। तो एक्चुअली स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया है, सिंप्लिसिटी के लिए मैं आपको फोर्स बोल रहा था ये, ठीक है, ये फोर्स पर यूनिट एरिया है, ठीक है। अब फोर्स पर यूनिट एरिया इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा एल बाय एल इसलिए, एल मीन्स इसमें जितनी भी लेंथ थी, इसकी जितनी भी लेंथ थी, है ना, उस लेंथ के प्रोपोर्शन में कितना एक्स्ट्रा ये लेंथ और आ गया, ऐसा ऐसा कुछ हो गया, कितना एक्स्ट्रा लेंथ मिल गया जब हमने इसको खींचा, है ना, तो डेल्टा एल बाय एल, ठीक है। दिस प्रोपोर्शनैलिटी, जब भी हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने की कोशिश करेंगे, हमें हमेशा ऐसा कुछ मिलता है। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वल टू बनाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, और इस कांस्टेंट का नाम है यंग्स मॉडुलस, ठीक है। यंग्स मॉडुलस क्या बता रहा है हमें कि हम कितना प्रेशर लगाएं कि हमें कितना एलोंगेशन मिलेगा, है ना, ये स्प्रिंगीनेस बता रहा है ना। सबके लिए सेम होता है? नहीं, हर एक के लिए अलग है। अब ये सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस का बहुत बड़ा यंग्स मॉडुलस होगा, ठीक है, एकदम वीक सब्सटेंस का, रबर बैंड, बहुत छोटा यंग्स मॉडुलस होगा। इनफैक्ट मैं आपको बता देता हूँ यंग्स मॉडुलस किस टाइप के होते हैं, यहाँ पे रबर लिखा है, पॉलीस्टाइरीन का होता है 3, स्टील का होता है 200, ठीक है, एल्यूमिनियम का होता है 70। पॉलीस्टाइरीन क्या है, एक किस्म की रबड़ है, प्लास्टिक है एक किस्म की, है ना, 3। मैं आपको ये जब नोट्स दूंगा उसमें टेबल बनी होगी, यहाँ क्या लिखना, यहाँ आप खाली कॉन्सेप्ट लिखो, ठीक है। ग्लास का जैसे 65 होता है, बोन का सिर्फ 9 होता है, हाँ, ठीक है। तो ये है कि कितना कितना फोर्स देना पड़ेगा और कितनी डिफॉर्मेशन होगी, मेनली डिफॉर्मेशन से रिलेटेड है ना, कि कितना डिफॉर्मेशन कम होता है, हमें बहुत फोर्स लगानी पड़ती है थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन के लिए, तो यंग्स मॉडुलस हाई हो गया, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ हो गई हमारा नॉर्मल स्ट्रेसेस के लिए, ठीक है। क्या हम इसके ऊपर और भी किस्म का स्ट्रेस लगा सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, इसको कहते हैं टॉर्जन की फोर्स, ठीक है। अब हमारी जो एनसीईआरटी है उसमें टॉर्जन की फोर्स के बारे में ज़्यादा नहीं दिया है, ज़्यादा क्या दिया ही नहीं है, ठीक है। बट ये जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का जो ग्राफ है वो टॉर्जनल फोर्सेस पे भी उसी तरीके से अप्लाई होता है जैसे कि इसमें अप्लाई होता है। मतलब कि आप स्ट्रेस लगाओ, आपने अगर यूं लगाया कुछ फोर्स,
तो आपको कुछ मूवमेंट मिलेगी, डिग्रीज ऑफ रोटेशन मिलेगी। यहाँ पे स्ट्रेन हम डिग्री ऑफ रोटेशन के हिसाब से देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया स्ट्रेस। ठीक है, तो क्या होगा, उसका भी वैसे ही कुछ ग्राफ बनेगा। एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो गिव अप कर देगा और फिर पूरा ही मुड़ जाएगा, है ना। जैसे आटे को आप यूं मोड़ रहे हो और फिर कुछ पॉइंट ऑफ टाइम पे बाद उसकी नेकिंग हो जाती है और वो ऐसा हो जाता है। ये जो नेकिंग वाला फिनोमेना है, इनफैक्ट यहाँ पे भी होता है। जब भी हम स्टील को इसको हम मतलब टेंसाइल स्ट्रेस मशीन मतलब बोलते हैं, ठीक है, अच्छी खासी लैब्स मतलब नॉर्मल लैब्स में मिल जाती है ये मशीन, कि बार स्टील की बार को यूं क्लैंप करा जाता है और उसको यूं खींचा जाता है, और 16 mm की बार में आपको बीच में यूं नेकिंग दिखती है। जब ये फेल होने वाले होती है बार, वो इस तरीके से दिखती है, इस तरीके से एक नेक होती है और फिर यहाँ पे एकदम से क्रैक आता है। पहले वो एलोंगेट होगी, फिर उसकी नेकिंग होगी और फिर एकदम से क्रैक। ठीक है, ऐसा ही एकदम सेम फेलियर आपने आटे के ऊपर भी देखा हुआ है ना, एकदम सेम फेलियर है। बस ये फोर्सेस का अंतर है, वो नॉर्मल फोर्स थी, ये टॉर्जनल फोर्स है। ठीक है, तो एक फोर्स हो गई टॉर्जन। टॉर्जन क्या है, ट्विस्टिंग फोर्स। ठीक है, ये एक फोर्स नोट कर लो। हम अगर चाहें तो इस फोर्स के लिए भी F/A प्रोपोर्शनल टू डेल्टा, मान लो डिग्रीज ऑफ टर्म डेल्टा θ/θ कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप का यहाँ पे स्ट्रेन एंगल्स में हो रहा है ना, हम वो ला सकते हैं, बट इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसका भी एक मॉडुलस निकल कर आ जाएगा। हम चाहें किसी चीज़ का मॉडुलस निकाल सकते हैं। यंग ने क्या करा, थॉमस यंग था शायद उस साइंटिस्ट का नाम, उसने खाली नॉर्मल फोर्स का मॉडुलस निकाला। हम चाहें इसका निकाल दें। ठीक है, ऐसा ही और क्या फोर्स दे सकते हैं इस बार को, है जी, जैसे बीच में तो खींच दिया हमने, मतलब कैसे, साइड्स में अच्छा आप फोर्स ऐसे ऐसे लगाना चाह रहे हैं, यूं मोड़ना चाह रहे हैं, बेंडिंग, ये तो कंप्रेशन हो ही गया। अच्छा आप क्या देखो, एक होती है बेंडिंग फोर्स, इसके अलावा और क्या हमने कौन सी नॉर्मल देख ली, नॉर्मल फोर्स, हमने टॉर्जन देख ली। ठीक है, इसमें 2 टाइप की फोर्स थी। ठीक है, तीसरी ही एक होती है बेंडिंग। बेंडिंग में क्या होता है, हम इसको यूं करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा, राइट, ये होगी बेंडिंग फोर्स। जैसे ये कॉलम है, ये कॉलम है, इसके बीच में एक बीम जा रहा होगा। ठीक है, उस बीम के ऊपर ये जो पूरी स्लैब है उसका वजन आ रहा होगा, तो उस बीम का क्या हो रहा होगा, उसकी ये बेंडिंग हो रही होगी। ठीक है, ये बेंडिंग फोर्स, ये इनफैक्ट सिविल इंजीनियरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स ही बेंडिंग फोर्स होती है। सारे फेलियर ही बेंडिंग पे अगर होते हैं। ठीक है, ये क्या है, कोई भी चीज़ अच्छा खासा कंप्रेशन लोड ले लेती है। ठीक है, पर कोई भी चीज़ बेंडिंग लोड आसानी से नहीं ले पाती। अपनी स्केल के साथ करके देखना, प्लास्टिक की यूँ लोड ले लेगी, यूँ नहीं ले पाएगी, है ना। इनफैक्ट टेंशन का आपका पन्ना है, वो टेंशन का फोर्स अच्छा खासा ले लेगा, बट यूँ क्रम्बल कर जाएगा, है ना। तो बेंडिंग फोर्स ज़्यादातर चीज़ें नहीं ले पाती। ठीक है, उसके लिए हमें करना क्या पड़ता है, इसको थोड़ा सा लंबा करना पड़ता है, तब जाकर वो बेंडिंग ले पाएगी। मतलब आप स्केल में भी देखेंगे, अगर ऐसे स्केल है, उसको बेंड करोगे आसानी से हो जाएगी। अगर ऐसे स्केल, अब बेंड नहीं हो पाएगी, है ना, आपको वो लेंथ बढ़ानी पड़ती है उस डायरेक्शन में, है ना। एनीवे, बेंडिंग में भी हम ऐसा कुछ डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, बेंडिंग के लिए अलग चीज़ें बनती हैं। बस अभी आपको करना क्या है, बेंडिंग फोर्स नोट कर लो। वो क्या है कि हम इसको लेंथ वाइज नॉर्मल फोर्स देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जब भी ये जो आप बेंडिंग फोर्स का ये बना है ना, इसमें मैं डायग्राम में बस एक चीज़ करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो स्ट्रेन है, यहाँ पे स्ट्रेन हल्का सा अलग है, यहाँ पे स्ट्रेन इस टाइप का आकर करता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि सेंटर ऑफ द
बीम जो है उसके ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा कंप्रेशन एक्सपीरियंस करता है और ये वाला हिस्सा टेंशन एक्सपीरियंस करता है। मतलब इस वाले हिस्से में खिंचाव है, ऊपर वाले हिस्से में दबाव है। आप समझ रहे हैं, है ना? इमेजिन कर पा रहे हैं, राइट? बस ये एक चीज़ आप बेंडिंग के डायग्राम में और नोट कर लो, बाकी सब सही है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करें। अब आखिरी जो हमारी फोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है, और ये एक्चुअली एनसीईआरटी ने दी हुई है। ये है शियर फोर्स। ठीक है, शियर फोर्स क्या होती है बताते हैं। इसको हम यहाँ ले जाते हैं। हम एक और काम कर सकते हैं इस रॉड के साथ। तो अभी तक हमने ये वाली फोर्स दे दी, ये वाली फोर्स दे दी, ठीक है। हम एक और फोर्स दे सकते हैं, क्या? ये जो सरफेस है इसके अलोंग एक फोर्स दे सकते हैं, इस तरीके से कि जो ये वाली सरफेस है इसको हम इस टाइप की फोर्स दे रहे हैं। ठीक है, किताब है, किताब को आप यूँ कर देते हैं, है ना, है ना, वो वाली फोर्स। यहाँ पर है कोई किताब, या आप अपने नोटबुक पे करके देख सकते हो, है ना। मतलब इसका जो डिफॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा, वो इस टाइप का होगा कि ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा एग्जेजरेट कर दिया, इतना भी नहीं होगा, बट अज्यूम करते हैं ऐसा कुछ हो गया है इसके साथ। आप समझ रहे हैं, मैंने यूँ कर दिया कुछ इसको। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, शियर फोर्स। ठीक है, हमने यहाँ पे जो फोर्स लगाई उतनी यहाँ पे लगाई, जहाँ वहाँ पे जितनी लगाई उतनी यहाँ पे क्यों लगाई? हाँ, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ फिर वेरीफाई नहीं, वो नहीं हो पाता ना। वो ये फिर तो ये कहता कि भाई अगर आपने अनबैलेंस्ड फोर्स लगाई है तो फिर ये सिर्फ बेंट नहीं होगा, ये आगे मूव भी करना शुरू कर देगा, है ना। वी डोंट वांट इट टू मूव, क्योंकि हमें इसे स्टडी करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके पेच लगा देंगे, स्क्रू टाइट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, जब फोर्स जितनी यहाँ पे लगाएंगे, हमें यहाँ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली लग जाएगी। अगर उसने रोका हुआ है ज़मीन ने, मतलब उतनी फोर्स उसने लगा दी होगी। ठीक है, तो ये हो गया बेंड। अब वापस वही चीज़ बनेगी कि ये हमने कितने एरिया पे ये फोर्स लगाई है, F बाय ए वुड बी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा L बाय L समथिंग। ठीक है, कितना मूव कर गया, यहाँ पे डेल्टा L का मतलब है ये कितना मूव कर गया। समझ ना, इसका भी एक मॉडुलस आएगा, उसको हम शेयर मॉडुलस बोल देंगे। ठीक है, ये फोर्स दी हुई है एनसीईआरटी ने। और आप बोले ये वाली फोर्स क्यों नहीं दी, ये तो ज़्यादा ऑब्वियस फोर्सेस लग रही हैं। एनसीईआरटी इस पे क्यों जा रही है, शेयर फोर्स के ऊपर? वो इसलिए क्योंकि फिर यहाँ पर क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जब उन्होंने स्टार्ट करा है फ्लूइड्स का, वहाँ पे शेयर फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो पता है सॉलिड्स और फ्लूइड्स के बीच में सबसे बड़ा अंतर क्या है? अच्छा, सबसे पहले व्हाट आर फ्लूइड्स? जो फ्लो कर सकते हैं, विच मीन्स विच स्टेट्स ऑफ मैटर? लिक्विड एंड गैस। ठीक है, दोनों फ्लो कर सकते हैं। सॉलिड एंड फ्लूइड्स के बीच में क्या अंतर है सबसे बड़ा? फ्लो तो है, बट फ्लो का मतलब क्या है? अब सवाल ये उठता है, व्हाट डू वी मीन बाय फ्लो? हमने यहाँ पे फोर्स लगाया और इसमें भी वो तो हुआ, हम ये क्यों नहीं कह देते कि भाई इवन सॉलिड इज अ फ्लूइड बट इट्स फ्लो कैपेसिटी इज वेरी लिटिल। हाँ, वो लेयर्स में फ्लो करता है, लेयर्स बन जाते हैं। हाँ, मतलब यहाँ पे भी हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये लेयर बाय लेयर था।
नहीं, सिर्फ एक अंतर है, क्या कि जब भी फ्लूइड्स पे shear फोर्स लगता है, ठीक है, उसका जो रेजिस्टेंस है, shear रेजिस्टेंस है, वो मिनिमल है। ठीक है, कि हमने अगर उसको जैसे एक इस तरह सोचो कि एक यहाँ पे लकड़ी का वो है कोई, मतलब कोई टैबलेट, ठीक है, उसके ऊपर हमने यहाँ पे शहद डाल दिया, ठीक है, अब इसको हम कर दे रहे हैं टेढ़ा, इस टैबलेट को, ठीक है, अब इस शहद के ऊपर एक shear फोर्स लग रहा है, आप समझ रहे हैं, ये एक shear फोर्स हो गया। whenever a fluid experiences a shear force, it provides a minimal resistance, but ये सॉलिड अपने आप में मूव नहीं करेगा, इसके ऊपर भी एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये मूव नहीं करेगा। मतलब हमने जैसे ही फोर्स हटाया, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हमने सॉलिड पे ये फोर्स हटाया, इट वुड हैव अ टेंडेंसी टू गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, बट फ्लूइड्स एक बार जो डिफॉर्म हो गए वो हो गए। वंस shear फोर्स इज अप्लाइड, है ना, the fluids would provide minimal resistance and they would deform, है ना, and they cannot restore their shape once the shear force is applied। ठीक है, इन सारे केसेस में एक चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर एक जहाँ पे परमानेंट डैमेज नहीं हो गया मटेरियल का, जहाँ पे नेकिंग नहीं हो गई है, अगर नेकिंग होने से पहले इन सारे मटेरियल्स को आपने स्ट्रेस हटा दिया एकदम से, वो अपने आप नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि नॉर्मल पोजीशन में नहीं भी आएंगे, ऐसा भी होगा कि वो कंप्लीटली वो ना हो पाए, थोड़ा सा नेकिंग वो हमेशा के लिए दे दें। ठीक है, जैसे ऐसा होता है कि स्टील को बार बार आप स्ट्रेच और ये करोगे ना, तो होगा क्या कि धीरे धीरे उसका डिफॉर्मेशन बढ़ता चला जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस डालने पे बिल्कुल अंतर नहीं पड़ता, आप एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे आ पाते हो, बट ये जो डिफॉर्मेशन होता है मिनिमल होता है ना। आपने स्ट्रेस लगाया, उसको वापस हटाया, इस पेन की शेप में चेंज नहीं आया। ये ज़रूर मॉलिक्यूलर लेवल पे कुछ इलोंगेट हुआ होगा जब मैं नहीं हूँ करा, ठीक है, बट इसकी शेप में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, कब तक? जब तक मैं एक क्रिटिकल फोर्स से ज़्यादा न लगा दूँ, फिर उसकी नेकिंग हो जाएगी। ठीक है, फिर वो कभी अपने उसमें नहीं आ पाएगा शेप में। ठीक है, सॉलिड में हमेशा ऐसा ही होगा, आपने खूब सारी फोर्स लगाई, उसमें डिफॉर्मेशन हुआ, जैसे आपकी किताब है, आपने यूँ फोर्स लगाया, डिफॉर्मेशन हुआ, आपने छोड़ा, वापस आ गया। ठीक है, कुछ तो है कि वो उसको वापस ला रहा है, ये हो गया सॉलिड। ठीक है, यही डेफिनेशन है सॉलिड की। अगर वो वापस नहीं आ पाता, आप कहते हैं ये फ्लूइड है। ठीक है, तो ये है हमारा फ्लूइड, और इस तरीके से हम अब स्टार्ट कर रहे हैं फ्लूइड। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो फ्लूइड्स। ये आपने बना लिया, ये डायग्राम आप एक बार बना लेना। और यहाँ पे भी वही इसका एक शेयर मॉडुलस होता है, जैसे हम यंग्स मॉडुलस देते हैं, इसका शेयर मॉडुलस देते हैं कैपिटल एस से। ठीक है, ये होता है शेयर मॉडुलस। चलें नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है फ्लूइड्स। सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, सब्सटेंसेस दैट कैन फ्लो। Substances that can flow, that is, they do not have a fixed shape. नहीं, फ्लूइड दो टाइप, एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज अ फ्लूइड। व्हाट कैन फ्लो? लिक्विड कैन फ्लो, गैसेस कैन फ्लो। ठीक है, तो फ्लूइड दो प्रकार के होते हैं, लिक्विड्स एंड गैसेस।
मेनली, है ना. बट a few exotic states of matter such as plasma can flow. ठीक है. तो फ्लूइड क्या है, अब क्या है कि फ्लूइड की प्रॉपर्टी उन पे भी लग जाएगी. ठीक है. तो हम लिक्विड और गैसेस, मतलब चैप्टर का नाम ये हो सकता है लिक्विड एंड गैसेस. हम पढ़ रहे हैं फ्लूइड्स, क्योंकि हो सकता है लिक्विड और गैसेस के बाहर भी कोई ये प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर दे. जो भी ये प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर पाए, हम वो सारी चीज़ें पढ़ना चाह रहे हैं. ठीक है. चलो, तो अब सवाल ये उठता है, व्हाट इज ए फ्लो. एक यहाँ पे लिखो, व्हाट इज फ्लो. क्या कि व्हेन shear stress can change the shape of the substance permanently, that is, they provide very little resistance to shear stress, है ना. It means they are flowing. मतलब वाटर का जो शेयर रेजिस्टेंस है ना, वो आइस के कंपैरिजन में 1 मिलियंथ है, 1/1 मिलियन. ठीक है. इतना वो रेजिस्टेंस दे पा रहा है वाटर. इसको क्या कहेंगे कि हम, मतलब सेम ही स्टेट ऑफ, मतलब सेम ही सब्सटेंस है ना. बट यहाँ पे हम साफ साफ डिस्टिंक्शन कर रहे हैं कि अब ये चीज़ सॉलिड हो चुकी है. अब इसका स्ट्रक्चर कुछ मॉलिक्यूल्स का ऐसा हो चुका है कि ये फिक्स हो चुका है. ये इसको जब भी हम स्ट्रेस दे रहे हैं वापस आ जा रहा है ना. चलो, अब लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. सबसे पहली है डेंसिटी. ऐसा नहीं है हम डेंसिटी बाकी चीज़ों के लिए नहीं कर सकते, है ना. ऑब्वियसली डेंसिटी का मतलब आपको पता ही है क्या होता है. डेंसिटी क्या है? पार्टिकल्स कितने वॉल्यूम. नहीं, मास बाय वॉल्यूम, सिंपल. क्यों हम उसके कॉम्प्लिकेशन में जा रहे हो? कभी कभी मॉलिक्यूल इतने लूजली पैक होते हैं, पूछो मत, फिर भी डेंसिटी ज़्यादा होती है. एग्जाम्पल, मर्क्यूरी फ्लूइड है ना. तो आप मॉलिक्यूल पे जाओ ही नहीं. पॉइंट ये है, किसी तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है कि वो रिजिड है, क्रिस्टलाइन हो गया है, मूव नहीं कर पा रहा है मॉलिक्यूल्स. ठीक है. पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, जो भी है, बट एनीवे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेंसिटी क्या है. डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इज सिंपली मास बाय वॉल्यूम. ठीक है. मास पर यूनिट वॉल्यूम हम बोलते हैं. यूनिट वॉल्यूम मीन्स है, हाँ, बट व्हाट 1 सेंटीमीटर का क्यूब कितना लीटर होता है? हाँ, 1 सेंटीमीटर का क्यूब कितना लीटर होता है? हाँ, ये एक अच्छी जगह है जहाँ पे हम वॉल्यूम के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें. वैसे ये होता है पर यूनिट लीटर. ठीक है. उसका मतलब वॉल्यूम का जो ऐसा यूनिट है हम लीटर कर लेते हैं. कभी कभी मीटर क्यूब्स में हम बांट लेते हैं. ठीक है. तो हम डेंसिटी दोनों ही केस में ले सकते हैं. अगर हम मीटर क्यूब में लेने हैं तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हमारा यूनिट क्या है. तो हम बोलेंगे कि भाई हम इसे यूनिट क्या क्या पॉसिबल है, केजी पर मीटर क्यूब. ठीक है. कभी कभी ऐसा होता है कि ग्राम पर सीसी होता है, सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. कभी कभी होता है केजी पर लीटर. नहीं, अब इसके बीच में हमें रिलेशन बताना है. ठीक है. सीसी होता है 1 ml. ठीक है. ये लीटर तो चलो ठीक है. ml मतलब मिलीलीटर मीन्स व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ लीटर? 1/1000th फ्रैक्शन ऑफ अ लीटर. मिली सेंट
इसको नहीं बोलेंगे हम क्या, मिली सेंटी डेसी लीटर डेका हेक्टो किलोलीटर। ठीक है, अब इसमें आप लीटर लगा दो, ग्राम लगा दो, मिली सेंटी डेसी ग्राम, ठीक है, यहाँ पे ग्राम लिख दोगे बस आप, ठीक है, वहाँ पे किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। अब ये हो गया ml, ठीक है। मीटर क्यूब कितना होता है? अच्छा, यहाँ पे अब एक चीज़ करनी है हमें, आपको इमेजिन करना है एक क्यूब, ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना, ये हो सकता है आपके सी सेट में भी कभी कभी काम आ जाए ये नॉलेज। अगर अब देखो, ये मान लो 1 सेंटीमीटर था, ठीक है, और मैंने बताया कि 1 सेंटीमीटर का जो क्यूब है वो क्या होता है 1 ml, ठीक है। अगर हमने 1 सेंटीमीटर की जगह 10 सेंटीमीटर कर दिया, सेंटी की जगह डेसी कर दिया, ठीक है, तो वॉल्यूम कितने गुना बढ़ जाएगी? 1000। क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं? क्यों 1000? क्यों? क्योंकि तीनों साइड बढ़ जाएगी, है ना, तीनों साइड बढ़ जाएंगी। इसको हमने 10 टाइम्स कर दिया, इसको हमने 10 टाइम्स कर दिया, इसको हमने 10 टाइम्स कर दिया, 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हुआ? 1000 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो ये था 1 ml, दिस वॉज 1 ml, ठीक है। अब सेंटीमीटर का जब आप डेसीमीटर करोगे, 1 डेसीमीटर 10 टाइम्स कर दिया, तो वॉल्यूम का क्या हो जाएगा? 1000 ml। व्हाट इज 1000 ml? 1 लीटर। गॉट इट? व्हाट इज 1 लीटर? 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। गॉट इट? वैसे भी इमेजिन कर पा रहे हो? सबसे पहले काम क्या करना है? प्रैक्टिकली इमेजिन करना है। 10 सेंटीमीटर इतना कुछ होगा, 10 सेंटीमीटर इतना कुछ होगा, इतना कुछ होगा। क्या इतना ही कुछ होता है 1 लीटर? 1 लीटर का दूध का पैकेट आप लेकर आते हैं ना, ऐसे ही कुछ होता है ना। 2 आधे लीटर के एक के ऊपर एक रख दो, 10 सेंटीमीटर का क्यूब टाइप का कुछ बना देगा। गॉट इट? प्रैक्टिकली इमेजिन करो, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। अगर भूल भी रहे होगे तो इंट्यूशन चलाओगे कि यार ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, ठीक है। पानी के लिए 1 किलो 1 लीटर होता है, ठीक है। हमने करा क्या? बाय डेफिनेशन ही ऐसा ले लिया, क्या कि 1/10 ऑफ अ मीटर, 1/10 ऑफ अ मीटर, 1/10 ऑफ मीटर, मतलब ये डेसीमीटर ले गया, ठीक है। इसमें जितना भी आ रहा, और मीटर की डेफिनेशन हमने लाइट की मदद से ली, ठीक है। लाइट एकदम ही कांस्टेंट है, लाइट की मदद से हमने मीटर डिफाइन करा, मीटर की मदद से हमने वॉल्यूम डिफाइन कर दिया। आप समझ रहे हैं? तो कोई हमने क्या करा, खुद से ही लीटर डिफाइन कर दिया, लो पकड़ो, अब कोई टेंशन ही नहीं है। तो एब्सोल्यूट 1 होता है, मतलब समझ रहे हैं, 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। अच्छा हाँ, अब मीटर क्यूब में कितना आएगा ये देखना है हमें। चलें इसको 10 टाइम्स और करें, 10 टाइम्स और करा तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा, ये मीटर बाय मीटर बाय मीटर हो जाएगा। डेसी से एक ऊपर जा रहे हैं ना, डेसीमीटर, ठीक है, मीटर आ गया, तो ये कितना गुना हो जाएगा वॉल्यूम? ये हो गया लीटर, ये इज इक्वल टू 1 लीटर है, 1 लीटर, तो ये 1000 लीटर हो जाएगा ना, ऑब्वियसली 1000 लीटर हो गया, 1000 लीटर। और आपने को पता था कि 1 लीटर 1 kg है, तो मतलब ये क्या है 1000 kg। व्हाट शुड बी द डेंसिटी ऑफ वाटर? 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। और ग्राम के हिसाब से 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम के हिसाब से चला, क्यों? ग्राम और केजी के बीच में कितने का अंतर है? यहां पे जाओ, सॉरी ये सॉरी ग्राम पर सीसी है ना, हाँ 1000 का ही है, ठीक है, आप सही कह रहे हो, ठीक है, 1000 का ही है, ग्राम पर सीसी ml। तो 1 सीसी में, 1 सीसी कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर में कितने ग्राम आ रहे हैं, हमें ये देखना है, ठीक है। क्या आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो? 1000 ग्राम आ रहे हैं। सोचो 1000 ग्राम मतलब नहीं, आर यू श्योर? सेंटीमीटर क्यूब हम ले रहे हैं, ये सीसी इज 1 ml। 100 है, आर यू श्योर? फिर से सोचो, 100 है, क्योंकि सी वहाँ पे है, तो एल के जगह जी आ जाएगा ना।
ऊपर 10 फिर एक और ऊपर 10 100। नहीं, सीसी आप समझ रहे हैं? सीसी क्या है? 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। 100 ग्राम का ही तो नहीं 100, अरे 1 सेंटीमीटर इतना सा होता है यार। 10 का होगा। नहीं 10 भी नहीं होगा। अरे कैलकुलेट करो, स्पेक्यूलेशन क्यों लगा रहे हो? हमें तो ऐसे लग रहा है ना 100 ग्राम होगा। उस पर बनाओ, 1 सेंटीमीटर क्यूब बनाओ, ठीक है। ऐसा करो कि एक ना, ऐसा करो, वो भी छोड़ो, आपको ये तो पता है ना 1 लीटर को ये कहते हैं, 1 लीटर कितना होता है? 1 किलो। 1 लीटर 1 किलो होता है ना। ये मान लो कि ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको 10 हिस्सों में तोड़ो, 10 हिस्सों में तोड़ो, 10 हिस्सों में तोड़ो, कितने हिस्से बन गए? 1000 हिस्से बन गए ना, है ना। कि एक मान लो सीसेट का क्वेश्चन है, पनीर है आपके पास 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का, इसको आपने काटा, कितने पनीर के छोटे टुकड़े मिलेंगे? पूरा पेपर इसमें लिख 1000 टुकड़े मिलेंगे ना, ठीक है। छोटे पनीर के 1000 टुकड़े मिल गए आपको। तो कह रहे हैं पूरा पेपर इसी में निकाल दूँ। बीच में दिमाग काम करना पड़ता है। नहीं टुकड़े करके देखिए। तो प्रैक्टिस करो ना, आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे वहाँ पे सही जाएगा। घर जाके पनीर को काट। आपको काटने की जरूरत क्या है? दिमाग के घोड़े दौड़ाओ यार, इमेजिनेशन करो, ठीक है। कितने मिल गए आपको? 1000 मिल गए, ठीक है। ये था कितने, इसका वेट क्या था? 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का। बताओ, इमेजिन करो 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, मैंने अभी इमेजिन कराया था। 1 किलो था ना, बोल क्यों रहे हो? 1 किलो था, ठीक है। 1 किलो के अब हमने कर दिया 1000 टुकड़े, हर टुकड़े का क्या वेट हुआ? 1/1000 मतलब 1 ग्राम। 1 ग्राम हुआ ना। तो पानी की डेंसिटी क्या है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमने हर टुकड़ा कितना लिया? 1 सेंटीमीटर क्यूब का। 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट आ रहा है वो 1 ग्राम आ रहा है। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कभी नहीं भूलना है। सर तो हम ये इसलिए यूज़ करें क्योंकि पानी को हम काट नहीं सकते, तो इसलिए इस प्लेन पे ला। हाँ, मतलब मैं खाली वॉल्यूम इमेजिन करवा रहा हूँ, वॉल्यूम का टुकड़ा इमेजिन करवा रहा हूँ। 1 kg per meter cube। हाँ 1 kg per meter cube। ना, मीटर क्यूब कितना होता है? 1000 kg। वो ठीक है, मीटर क्यूब कितना होता है ऐसे बताना जरा मेरे को। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, इसमें 1 kg आएगा, कितना आएगा? 1000। 1 टन आएगा, एग्जैक्टली 1 टन की डेफिनेशन ये है। 100 नहीं होता, 1000 होता है, क्विंटल होता है 100। 100 को टन क्यों बोलते हैं? यार मेरे को लग रहा है एक क्लास यूनिट पे लेनी चाहिए थी फिर तो। ऐसा तो बड़ा कन्फ्यूजन है। टन 1000 को नहीं बोलते। नहीं, कोई सेंचुरी मार देता है तो टन बोलते हैं। हाँ वो ये इंग्लिश लोग होते हैं ना, पागल होते हैं। ये किसी भी चीज़ को कुछ भी बोल देते हैं। अमेरिकन यूनिट सिस्टम बेकार है। अमेरिकन नहीं, ये फ्रेंच आया था, ये नेपोलियन लेकर आया था कि उसने मैट्रिक में कर दिया था, वरना लोग वही 12 का गुना करते रहते हैं हर चीज़ में, है ना। तो अच्छा खासा इतना बढ़िया मैट्रिक सिस्टम है। इसको अगर फुट और पाउंड में करना होता ना, फिर तो पूछो ही मत, फिर तो अलग से एक सब्जेक्ट करना पड़ता है यूनिट सिस्टम से। चैप्टर छोड़ दो, है ना। तो एनीवे, तो यूनिट वॉल्यूम जब हम ले रहे होते हैं, हम लीटर में भी वॉल्यूम ले सकते हैं, ठीक है। अगर लीटर में लेंगे 1 kg पर लीटर, ये डेंसिटी है पानी की। अगर हम मीटर क्यूब में ले रहे हैं, सबसे स्टैंडर्ड यूनिट ये है, बिकॉज मास का स्टैंडर्ड ये है और लेंथ का स्टैंडर्ड ये है ना। तो जनरली इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ kg पर मीटर क्यूब। समझ रहे हैं? आपको एक चीज़ पता है कि आपके मैडम नंबर क्यों काटती थी कि अगर आप यूनिट नहीं लिखो तो? आधा नंबर हैं? कह रहे तुमको पता होना चाहिए ऐसा यूनिट किसकी। नहीं, इसलिए क्योंकि अगर आप बात करोगे कि मतलब किसी ने आपसे सवाल पूछा क्या कि इससे क्या डिवाइड कर, हाँ कि इसकी स्पीड क्या है, आपने कर दिया 4, है ना। ये तो इलॉजिकल है। आपको बताना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में। ऐसे ही बोलते हैं 100 की स्पीड पे जा रहे हैं। हाँ वही तो 100 की स्पीड में, भाई 100 क्या? पता नहीं बस हाँ 100 की स्पीड में अमेरिका में बोलोगे कुछ और मानेंगे, यहाँ पे बोलोगे कुछ और मानेंगे, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम यूनिट्स, इनफैक्ट एक और चीज़ है, ये तो चलो
कोलोगियली हम जो आपस में बात कर रहे हैं इसमें कोई सेंस नहीं बनेगा अगर हम यूनिट नहीं बता रहे हैं। अगर हमने वैसे भी कैलकुलेशन में बिना यूनिट के काम कर दिया ना, देखो क्या होता है कि जब भी आप कुछ LHS इक्वल टू RHS करोगे ना, यहाँ पे कोई क्वांटिटी है, यहाँ पे कोई क्वांटिटी है, ठीक है। अगर आपने सबके यूनिट्स लिखे हैं ना, यूनिट्स आपस में कैंसिल आउट कर जाने चाहिए, है ना। ये भी एक तरीका होता है ये पता लगाने का, अरे आपका आंसर सही आया है ना, आपने कहीं बीच में गलती नहीं करी। अगर यूनिट कहीं वो हो गए तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमने पीछे यंग्स मॉडुलस वगैरह लिखे, उन सब के भी कुछ यूनिट होंगे। वो कहाँ से आएंगे? अगर आपको कभी मान लो किसी चीज़ का यूनिट निकालना है, मान लो इस S का यूनिट निकालना है, इस क्वांटिटी का यूनिट क्या होगा? दोनों ही लेंथ है, दोनों ही लेंथ है, मीटर से है ना। इसको भी हम मीटर में नापेंगे, इसको भी मीटर में नापेंगे, मीटर नहीं सेंटीमीटर में नाप लेंगे, है ना। 1000 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई, एक नॉर्मल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, यूनिट से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, यूनिट बाय यूनिट, कट गया। तो S का जो यूनिट होगा वो क्या होगा? F/A, फोर्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स न्यूटन में होती है ना। कितना सिंपल है ना। चलो, तो ये हो गया डेंसिटी जनरली डिफाइंड इन kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। आप चाहें और दूसरे यूनिट्स हैं ये, आप चाहो इनको नोट कर लेना। नहीं, ऐसे कैसे कर लेंगे? आप कह रहे हो कि हम पानी की टंकी को भी बोलेंगे कितने किलोमीटर है। लॉजिक नहीं बना रहा, सब कुछ लॉजिकल है मैथ में, ठीक है। हाँ, तो डेंसिटी हमने नोट करा डेफिनेशन नहीं, तो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, मास पर यूनिट वॉल्यूम often represented by this Greek letter rho, mass per unit volume of a substance, simple mass per unit volume, जो यहाँ हमने फॉर्मूले लिखे हैं m/v, ये आप फॉर्मूला लिख सकते हो, rho is equal to m/v, rho is this symbol, rho is equal to m/v। ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज, नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखो, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। जब भी 1000 kg पर मीटर क्यूब आए तो सबसे पहले एक इमेजिन करना, मीटर बाय मीटर बाय मीटर, और क्या हुआ 1000 kg आ सकता है, आ सकता है, लॉजिक, ठीक है। कभी 1000 kg पर मीटर क्यूब को रटना नहीं है, इमेजिन करना है, ठीक है। हो गया। तो 1000, लेकिन एट व्हाट टेम्परेचर देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि वेन एवर वी इंक्रीज द टेम्परेचर, व्हाट हैपन्स इज द सब्सटेंस एक्सपेंड, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। हमने मीटर बाय मीटर का एक ग्लास कैबिनेट बनाया, ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करा कैबिनेट का, तो हमें वो जो लबालब भरा हुआ था ना पानी, वो बाहर गिरना शुरू हो जाएगा। नहीं, हम करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब सवाल उठता 4 ही क्यों, रूम टेम्परेचर क्यों नहीं? पहले तो 4 डिग्री सेल्सियस लिखो, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है। और हमने ये कहा था कि जब कोई चीज़ आइस हो जाती है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस। जो वाटर का डेंसिटी का ग्राफ है ना, वो इस टाइप का कुछ है। मैंने बताया टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। पता नहीं पानी के साथ ऐसा क्या होता है, जब हम 4 डिग्री, ये मिनिमम जो मोस्ट डेंसेस्ट होता है ना पानी, इट इज एट 4 डिग्री सेल्सियस। इससे हम, ये तो लॉजिकल है कि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो चीज़ हल्की हो जाएगी लगभग, है ना। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है क्योंकि अब उतने ही वॉल्यूम में कम मास आ रहा है, क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा पानी निकल गया, है ना। तो ये तो लॉजिकल समझ आ रहा है, ये नहीं समझ आ रहा। अब हम ठंडा कर रहे हैं, ठंडा करने पे तो और वॉल्यूम कम होना चाहिए,
बट पानी के साथ ऐसा नहीं होता। हमने बोला ना आइस के साथ क्या है, आइस का वॉल्यूम और बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो इसका बहुत अजीब ट्रिपल पॉइंट ग्राफ है और इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ। तो हमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी का पानी कहाँ मिलता है, वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब जब वो कंडेंसेट बना देंगे तो उसका वॉल्यूम और बढ़ जाएगा। अच्छा हाँ, एक और चीज़, 4 डिग्री सेल्सियस एट 1 ATM आप अज्यूम करके चलेंगे ये सारा काम, ठीक है। हाँ क्या करें, तो जब वो साइंस एंड कंडेंसेट बन जाएगा हाँ तो उसका वॉल्यूम और बढ़ जाएगा। उस समय तो वॉल्यूम का मतलब ही नहीं है, वो तो अब वेव हो गई, और वेव कन्फाइनमेंट के बीच में बस झूलती रहती है, उसे कन्फाइनमेंट और छोटे कर सकते हो आप। सर वेव ही होता है। नहीं मतलब अरे पानी वेवी नहीं, वो पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में धक्का मार रहे हैं, वो उस टाइप की वेव है, ये मैकेनिकल वेव है। हम जब वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बना रहे हैं, वो वेव का नेचर अलग हो गया, वो मैटर वेव हो गई। मैटर वेव और मैकेनिकल वेव में अंतर, हमने 4 टाइप की वेव करी थी, क्या था, मैकेनिकल वेव सबसे पहले, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ग्रेविटेशनल वेव एंड मैटर वेव, 4 टाइप की वेव करी थी ना। मैटर जो मैकेनिकल वेव है और मैटर वेव अलग है। मैकेनिकल वेव क्या है, ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं जो अब हम पढ़ रहे हैं कि हमने फोर्स डाला उसका कुछ इम्पैक्ट हुआ, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से निकल कर आ रही हैं कि फोर्स डाल रहे हैं और फोर्स की वजह से जो एनर्जी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, वर्क डन हो गया, ये एनर्जी किस तरीके से फ्लो कर रही है, डिसिपेट कर रही है अमंगस्ट एटम्स। मैकेनिकल वेव्स अकर ओनली अमंगस्ट एटम्स, ठीक है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको मीडियम की जरूरत ही नहीं है। ये मैकेनिकल वेव को मीडियम की क्यों जरूरत थी, क्योंकि ये है ही एटम्स की फोर्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स आपस में क्योंकि किसी फोर्स से बंधे हुए हैं, ये क्योंकि ये बंधे हुए हैं तो ये वाला एटम ऊपर जाता है तो अगला वाला एटम ऊपर आता है, ये नीचे जाता है तो ये नीचे आता है, ठीक है। ये स्प्रिंगीनेस है जो सब्सटेंस के अंदर, वो इस वेव को चला रही है, ठीक है। ये हो गई मैकेनिकल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इनमें से किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, वो तो फील्ड्स की वेव है। ग्रेविटेशनल वेव ग्रेविटेशनल फील्ड की वेव है, उनको भी किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैटर वेव, अब क्या है कि मैटर अगर वेव ही होना शुरू हो जाए, खुद वेव की तरह बिहेव करना शुरू कर दे, फिर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एटम से एटम को टकराओ, हमेशा यूँ टकरा कर नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी तरीके से, अब हमेशा नहीं होगा क्योंकि रुदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल से निकाला, वो डायरेक्ट निकल गए, ठीक है। बट अगर ग्रॉस सब्सटेंसेस होते हैं वो यूँ टकरा जाते हैं, ठीक है। बट वेवी नेचर है, हमें समझ आ रहा है। कैसे समझ आ रहा है वेवी नेचर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन थ्रू एंड थ्रू पास हो जा रहा है, एटम से एटम थ्रू एंड थ्रू पास हो जा रहा है, ये वेवी नेचर है। इंटरफेयर करते हैं चले जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में इसका मतलब ये नहीं कि वेवी है सब कुछ, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में जब गोल्ड फॉइल पे उसने अल्फा पार्टिकल का बीम डाला था, कुछ इलेक्ट्रॉन स्कैटर हुए थे, ये बाउंस बैक हुए थे, वापस आए थे, मतलब कोलिजन था, ठीक है। उसको सॉलिड मिला, वहाँ पे कोई वेवी नेचर नहीं दिखाई दिया। टेम्परेचर भी डिफरेंस आता है मैटर वेव्स में। नहीं, कोई टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है, वो बस ये है कि एक सर्टेन टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर रही है। जब हमने उसकी सारी बाकी एनर्जी निकाल ली, बची हुई एनर्जी उसकी वेवी एनर्जी है, ठीक है। उसकी क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड जो एनर्जी बची हुई, वेव की एनर्जी बची रही, वो वाली एनर्जी है बस, ठीक है। चलो ये तो हो गया डेंसिटी। अब क्या है कि डेंसिटी कभी कभी ना हमें रियल पिक्चर नहीं देती, तो हम क्या करते हैं, रियल पिक्चर क्या है, एक्चुअली इमेजिन नहीं करवाने देती, ठीक है। एक्चुअली कितना डेंस है, ठीक है। आप अगर किसी को बोल दो कि भाई 1276 kg पर मीटर क्यूब है, इमेजिन नहीं कर पा रहे आसानी से, ठीक है। ऑल्दो अगर आप मीटर क्यूब इमेजिन करोगे तो हो जाएगा, ज़्यादातर लोग मीटर क्यूब इमेजिन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो हमने एक और डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा है, वो है रिलेटिव डेंसिटी। लिखो रिलेटिव डेंसिटी। एक है डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन रिलेशन टू वाटर। कि अब हम कह सकते हैं कि भाई जैसे मर्क्यूरी है, उसकी रिलेटिव डेंसिटी 13.6 है। व्हाट इट मीन्स इज, हाँ मतलब हमने उतना ही, मान लो 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लिया वाटर का, 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लिया मर्क्यूरी का, वो 13 गुना ज़्यादा होएगा, है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी ये हमें थोड़ा सा ज़्यादा बेटर मतलब इंट्यूशन दे रहा है कि कौन सी चीज़ कितनी हैवी है।
इतना गुना ज़्यादा है भैया, है ना। तो इन रिलेशन टू वाटर की जो डेंसिटी, और कौन सी वाटर की डेंसिटी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाली डेंसिटी, ठीक है। अगर उसके रिलेशन में हम किसी भी चीज़ की डेंसिटी निकालेंगे वो होगी रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। बस ऐसे ही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर फ्लूइड लिखते हैं, प्रेशर। हम कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। डेंसिटी पॉजिटिव होती है हमेशा। हाँ जी, डेंसिटी तो सर हमेशा पॉजिटिव होती है, तो रिलेटिव डेंसिटी नेगेटिव आ सकती है ना सर, वाटर के रिलेशन में किसी नहीं, फ्रैक्शन में जाएगी ना वो, इन रिलेशन टू वाटर। आप जैसे एयर की रिलेटिव डेंसिटी है 0.003 ऐसे कुछ है आई थिंक, एयर की है, नहीं तो इतना, हाँ 0.0013 नहीं, इंटरस्टेलर स्पेस की है 10 की पावर -20, विच मीन्स कि 1 बाय इतना इतना इतना, ये जीरो करते चले जाओ, इतनी डेंसिटी है रिलेटिव डेंसिटी स्पेस की, स्पेस की। स्पेस में कुछ है, मतलब स्पेस में भी कुछ तो होगा, क्या होता है बताओ? एटम होते हैं, कुछ तो एटम होते हैं, आयंस यूँ जाते रहते हैं इधर उधर, वो आयंस अपने खुद के, मतलब सन शूट तो करता रहता है, एम्प्टी स्पेस। हाँ एम्प्टी स्पेस में भी शूट तो करता है ना, इतनी सारी गैलेक्सीज कुछ शूट कर रही हैं, हाँ कुछ तो शूट करती हैं, तो पर मीटर क्यूब में आपको फिर भी कुछ मिल जाता है, ऐसे नहीं होता है एकदम ही खाली होता है कुछ, है ना। वैक्यूम कितनी वैक्यूम की, ये वैक्यूम ही है। वैक्यूम में कुछ हम क्या करते हैं कि मान लो जो एयर का पैकेट है उसमें से मान लो जो रेयरिटी है हमने एटम्स की वो 1/1 मिलियन कर दी, फिर भी कुछ अंदर छूट जाएगा, बट इतने को ही हम वैक्यूम बोलना शुरू कर देते हैं। हाँ ठीक है, तो हाँ प्रेशर क्या है? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, सिंपल। ठीक है, अब एक लॉ लिखो, पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या कि द प्रेशर अप्लाइड टू एन एनक्लोज्ड फ्लूइड is transmitted undiminished to all parts of the fluid. मतलब वो ये कह रहा है कि ऐसा करके हम यहाँ पे अगर मतलब हमारे पास यहाँ पे कोई मीटर है, चेक करें, ठीक है, और हमने क्या करा कि यहाँ पे भी एक मीटर लगा कर इस पे कुछ प्रेशर लगाने की कोशिश करी, ठीक है। यहाँ पे हमने जितना प्रेशर लगाया है, इसको चाहे जितना लंबा कर दो, ठीक है, यहाँ पे उतना ही प्रेशर दिखाई देगा दूसरी साइड भी, ठीक है। बस ऑब्वियसली हम इग्नोर करेंगे ग्रेविटी का कुछ इन्फ्लुएंस, हो सकता है ये थोड़ा सा हमने नीचे रख दिया हो तो एडिशनल कुछ फोर्स आएगा ग्रेविटी का, हम वो नहीं कह रहे, है ना। हम कह रहे हैं कि अगर ग्रेविटी को एक बार को इग्नोर करें कि और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो हुआ क्या कि वो ये कह रहे हैं कि ये चाहे जितना विस्कस फ्लूइड हो, पानी की जगह इसमें हनी भर दो। विस्कस मतलब जो आसानी से फ्लो नहीं कर रहा है, फ्लो करे ना करे, अगर वो एक फ्लूइड है, यहाँ पे जितना फोर्स लगाया गया है वहाँ पे आपको उतना मिल जाएगा, मतलब जितना प्रेशर यहाँ हुआ है उतना प्रेशर वहाँ मिल जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। आप समझ ना, तो प्रेशर बराबर मिलेगा। हाँ, इससे लेंथ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका बड़ा तगड़ा एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल
हाइड्रोलिक ब्रेकिंग, गाड़ी में होता है हाइड्रोलिक ब्रेकिंग। कैसे हम करते हैं ये काम हाइड्रोलिक ब्रेकिंग का, कि हम करते हैं कि हम कम फोर्स लगाकर ज़्यादा फोर्स देना चाह रहे हैं, ठीक है। ये कैसे होगा कि इस तरह सोचो, और ये हमने ट्यूब से एक इस टाइप की चीज़ पे ये कर दिया, ठीक है। ये कह रहे हैं कि फोर्स नहीं, फोर्स पर यूनिट एरिया हमारा मेन कंसर्न है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे प्रेशर मतलब यहाँ लगाया, ये मान लो इसका जो एरिया है 10 गुना कम है, 1/10 है इसका एरिया, A/10 है, और इसका एरिया है A, ठीक है। एक इमेजिनेशन करवा रहा हूँ, A/10 जब आपने यहाँ पे फोर्स लगाया, कुछ F फोर्स लगाया, ठीक है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मतलब ये इसके ऊपर कोई वेट रख दिया, मान लो हमने पैर रख दिया, ठीक है। हम क्या जानना चाह रहे हैं, अगर यहाँ मैंने F फोर्स लगाया तो ये कितना F फोर्स दूसरी साइड में एक्सपीरियंस करेगा। ऑब्वियसली ऊपर की साइड में कुछ एक्सपीरियंस करेगा, हमने फ्लूइड कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। मान लो कोई ऑयल डाल रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना प्रेशर हुआ, प्रेशर कितना बना, प्रेशर इज F/A। F कितना है हमारा, F ही है। A कितना है, A/10। तो हमारा प्रेशर कितना आया, A/10। आपको पता है ना ये ऊपर चला जाता है, 10F/A, एक सेकेंड इसको बोलो नीचे, 10F/A, इतना प्रेशर आ गया, ठीक है। ये प्रेशर यहाँ पर आएगा एग्जैक्टली, वो क्यों, क्योंकि पास्कल कह रहा है कि प्रेशर ट्रांसमिट होता है, फोर्स ट्रांसमिट नहीं होता, प्रेशर ट्रांसमिट होता है। प्रेशर हर जगह सेम होगा, यहाँ पे जो प्रेशर है वही प्रेशर यहाँ पर है फ्लूइड में, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर आया इस पे, अब यहाँ पे भी एक इसका मान लो इसको हम कह रहे हैं F1, यहाँ पे जिस फोर्स को इसने लगाया इसको मैं कह रहा हूँ F1, ठीक है। यहाँ पे भी प्रेशर सेम होना चाहिए, F1 बाय इसका एरिया A था, शुड बी इक्वल टू 10F/A, वो प्रेशर, क्योंकि ये प्रेशर वो प्रेशर सेम है, करेक्ट, कोई डाउट नहीं। क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर हुआ वो प्रेशर यहाँ पे हुआ, और वहाँ पे कितना प्रेशर हुआ, इतना। यहाँ पे कितना प्रेशर होना चाहिए, यहाँ पे जो भी फोर्स लगा डिवाइड बाय एरिया, और एरिया हमने बता रखा है ये, ठीक है। A से A कट जाएगा, 10 गुना फोर्स मिला, है ना। हम करते क्या है कि हम अपने पैरों से हल्का सा ब्रेक लगाते हैं, और वहाँ पे क्या मिलता है, बहुत ज़्यादा ब्रेक लग जाता है। हम हैवी से हैवी ट्रक को रोक सकते हैं, है ना। क्यों, ये हाइड्रोलिक ब्रेकिंग है हमारे पास। हम और क्या काम कर सकते हैं, आपने देखा है कि कहीं पे गाड़ियाँ हैं ऊपर यूँ उठा देते हैं हम, है ना, वो जैक से उठा देते हैं। क्या करते हैं हम, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्रेशर लगाते जाते हैं, वो इतना बड़ी गाड़ी ऊपर उठ जाती है। हम ट्रकों को उठा देते हैं प्रेशर लगा लगा के, है ना। तो इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, जैसे हाइड्रोलिक ब्रेकिंग हो गई, लिफ्टिंग हो गई, है ना। तो लिख लो इसके एप्लीकेशंस। एरिया से ही तो फर्क पड़ रहा है, एरिया हमने कम कर दिया ना यहाँ। नहीं मतलब उसका कितनी बड़ा एरिया, उसमें फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा। अगर दूसरी साइड एरिया बहुत बड़ा देंगे, हाँ, तो फोर्स नहीं, प्रेशर प्रेशर हर जगह बराबर रहेगा। मतलब इस तरह सोचो ना कि एक प्रेशर कुकर है, अगर प्रेशर कुकर के एक कोने पे 10 ATM लग रहा है तो क्या दूसरे कोने पे भी 10 ATM होगा? आप समझ रहे हैं, प्रेशर बराबर होगा हर जगह। क्यों? क्योंकि प्रेशर क्या है, प्रेशर ये है कि जो फ्लूइड है वो कितना तेज वॉल्स को धक्का मार रहा है ना। वॉल्स को धक्का मार रहा है मतलब उसके ATM जो एटम्स हैं वो कितनी बार फोर्स ट्रांसफर कर रहे हैं उनकी वॉल्स को। अब जो एजिटेशन यहाँ पर है उन एटम्स की, उतनी एजिटेशन यहाँ पर है इन एटम्स की, ठीक है। तो वो पास्कल को ये नहीं पता ये एटम से बने हैं, जिस ज़माने में उसने ये लॉ बनाया था, है ना, उसको ये नहीं पता था ये एटम से बने। आज हमें इसकी एक्सप्लेनेशन पता है, क्या कि एटम जैसे जितनी तेज़ी से धक्का मारेंगे उतनी तेज़ी से यहाँ धक्का मारेंगे, ठीक है। अब क्या कि यहाँ एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा एरिया में धक्का मारेंगे, इसलिए ये ज़्यादा फोर्स दे पा रहे हैं। इस तरह भी आप इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ कम एरिया है वहाँ ज़्यादा एरिया है, इसलिए ज़्यादा फोर्स मिल रहा है ना। सिंपल है। तो इसके एप्लीकेशन लिख लो।
इनफैक्ट हम जो क्रेन्स वगैरह होती हैं, है ना, मतलब एक ऑपरेटर सिर्फ कुछ लीवर्स की मदद से ये कैसे कर पाता है? जब वो लीवर चलाता है, एक मोटर चलती है, मोटर का काम होता है एक उसमें पंप करना कोई चीज़, है ना। मतलब 2-3 टाइप की हमारी क्रेन्स होती हैं, कुछ हाइड्रोलिक वाली होती हैं, कुछ वो तार वाली होती हैं, है ना। तो हाइड्रोलिक वाली क्रेन में जैसे जेसीबी है ना, जेसीबी में आपने देखा होगा उसमें ये चीज़ यूज़ नहीं होती तार। उसमें क्या होता है, एक इस टाइप का आपने सिलेंडर अक्सर देखा होगा, एक ब्लैक कलर का सिलेंडर और उसके अंदर से एक स्टील का बड़े ही शाइनी किस्म का मेटल है जो निकल रहा होता है, वो लगा होता है ना। वो क्या है, वो हाइड्रोलिक जैक है। ये इस टाइप के पिस्टन सिस्टम है वो वहाँ पर। वो भी तो जो पिस्टन से नीचे रख के उसको उठा देते हैं जेसीबी को, पिस्टन नीचे रखे, मतलब हम्म। ग्राउंड पे ऐसे कुछ निकलते हैं इसके साइड में से, हाँ हाँ वो ऊपर उठ जाती है। हाँ, वो भी प्रेशर की मदद से, वो भी हाइड्रोलिक प्रेशर है ना। तो कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हो? हाइड्रोलिक ब्रेकिंग में एंड हाइड्रोलिक लिफ्टिंग। रोड्स में यूज करते हैं ब्रिज, हाइड्रोलिक ब्रिज, जो शिप आता है। ओ हाँ, उसके गेट को खोलने के लिए। हाइड्रोलिक हाँ। प्रेस हाँ, हाइड्रोलिक प्रेस भी हो सकती है ना, कि हमने क्या करा कि किसी चीज़ को प्रेस करने के लिए हम ये काम करा। ठीक है। अब इसी प्रेशर से रिलेटेड एक और हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, इसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक नया ये करते हैं और इसको लिखते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। वाटर होता है ना। हाँ, वैसे हाइड्रो वाटर होता है, बट यहाँ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाएं, ये सारे ही लिक्विड पे अप्लाई होगा। शायद पहले हमने हाँ जी, वाटर पे किया होगा पहले। हाँ नहीं, वो ठीक है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट फ्लूइड हमारी लाइफ का वाटर है, हर जगह होता है, इसलिए और किसी चीज़ के ओशन मिलते नहीं ना हमें, इसलिए। अब पॉइंट ये है, देखो क्या है, आपने ये सुना है कि जब हम सबमरीन्स को 5 किलोमीटर नीचे भेजते हैं, सुना कि लोग मर गए थे, इम्प्लोड हो गई थी सबमरीन, न्यूज़ आई थी पिछले साल एक। हाँ, उसे हाँ टाइटैनिक ऑफ द सबमरीन नाम दिया गया था उसको, है ना। तो क्या है कि अंदर जाते ही वो इम्प्लोड हो जाती है। ऐसा क्या है, अंदर प्रेशर क्यों बढ़ रहा है? नीचे जैसे जैसे चलते चले जा रहे हैं, पानी का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। हमारे ऊपर से फोर्स भी तो हो रहा है। हाँ, क्योंकि वेट ऑफ द वाटर इज इंक्रीजिंग, है ना। यहाँ पे प्रेशर है जीरो नहीं, एक्चुअली इस जगह पे 1 atm। ठीक है, यहाँ पे जस्ट आप पानी के नीचे जाओगे 1 atm आपको प्रेशर मिलेगा। क्यों? आपके ऊपर क्या फोर्स है? अभी तक सिर्फ ऊपर की फोर्स है, एयर की, और कोई फोर्स ही नहीं है। पर जैसे जैसे आप नीचे से होते चले जाएंगे, आपके ऊपर यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लग रहा है। इसलिए डूब जाते हैं। डूबते इस वजह से। नहीं, डूबते तो कुल मिलाकर इसलिए, देखो आप क्या है कि हमारी जो डेंसिटी है कितनी है, लगभग वाटर के बराबर है। पहली बात, हम तो बहुत ज़्यादा वाटर से बने हैं। दूसरी बात, हम अगर डेंसर चीज़ों से भी बने हैं तो भी हमारे लंग्स की एक कैपेसिटी होती है, ब्रीदिंग कैपेसिटी। लंग्स हमेशा कुछ अमाउंट ऑफ एयर तो रखते हैं अंदर, है ना। तो हमारी ओवरऑल डेंसिटी हल्की सी कम रहती है। अरे यार, ये ना बाहर से इनको बताना पड़ेगा कि वो वाला बटन है कैसी का, इसका वो नहीं है क्या ये? हरी को कॉल करते हैं, रुको। हाँ, उसको बुलाने का एक बटन था, वो मेरे को दिख नहीं रहा। ये रहा, दाइकन। हेलो, ये बाहर की एसी का कुछ करो यार, ये बार बार चल जाता है। हाँ, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या हो गया कि जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, आपके ऊपर वेट लग रहा है। अब पॉइंट ये है, पास्कल का लॉ हमें क्या कह रहा है कि अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा क्यूब ले लेते हैं, मान लो
ठीक है, मान लो ये ऐसा है, पानी के नीचे हम ऐसे चले जाते हैं, हाँ हो गया। पास्कल का लॉ हमसे क्या कह रहा है कि अगर पानी के नीचे, ये है पानी, ठीक है, पानी जब भी हम बनाते हैं ऐसे करके बनाते हैं, आप अपने डायग्राम में भी जब आंसर्स में बनाएंगे, ये अगर किसी चीज़ को आपने दिखा दिया वो है पानी, अगर ग्राउंड दिखाते हैं कैसे दिखाते हैं, है नहीं, अर्थिंग का होता है ये, ठीक है, पानी और अर्थिंग में हल्का सा अंतर है, ठीक है। अगर हमें ग्राउंड दिखाना है तो हम क्या करेंगे, वो तो ठीक है, ये पानी है, ठीक है, ग्राउंड अगर हमें दिखाना है, मान लो ये ग्राउंड है, इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है। जब भी आपको ऐसा कुछ दिखता है, आपको अपने आप साइकोलॉजिकल फीलिंग आ जाती है ना, ये ग्राउंड है, और ये हर किसी को आती है, बेशक आपने पहले सिंबल देखे ना हो, है हाँ, जो भी है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। बट क्या है कि आपको ये जो अगर कभी भी आप डायग्राम में ये बनाओगे ना, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, ये नीचे सॉइल है, ओ ये चीज़ है, इसके नीचे पानी है, ठीक है। इनफैक्ट बताना भी नहीं पड़ेगा, वरना क्या है कभी कभी लिखना पड़ता है, वो चीज़ नहीं, यही है, फिर भी आप लिख दो, ठीक है। लेकिन ये एक अच्छा तरीका है। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे कितना वेट आया, ये टोटल कितना वेट आ गया होगा यहाँ पर, मान लो ये अगर h हाइट है, ठीक है, टोटल अगर हम ये देखना चाहें कि हम क्या देखना चाह रहे हैं कि इस क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर टोटल कितना वेट आया, ठीक है, हम ये देखना चाह रहे हैं। और अज्यूम करते हैं कि इसका जो एरिया है वो है A, ठीक है, कितना वेट आया, इसकी वॉल्यूम लेनी पड़ेगी यहां से लेकर यहां तक की, कितनी वॉल्यूम है बताओ, नहीं, A इंटू एच, ये तो अपने आप में एरिया है ना, A इंटू एच इसकी वॉल्यूम है, ठीक है। अब A इंटू एच का इसका यहाँ पे मास कितना होगा पानी का, वॉल्यूम इंटू इट्स डेंसिटी, व्हाट इज मास, अगर डेंसिटी इज इक्वल टू m बाय v, देन m इज इक्वल टू है ना, व्हाट वाज दिस v, दिस वाज अगेन A इंटू एच, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ये टोटल वेट हो गया, ठीक है। जितना मास होता है इंटू ग्रेविटी होती है फोर्स, m इंटू जी, याद है, ठीक है, m इंटू जी। तो मास कितना हो गया, मास हो गया आपका उसकी डेंसिटी इंटू A इंटू एच, ये टोटल मास हो गया, दिस इज m इज दिस, मास इंटू ग्रेविटी अगर mg कर दें तो ये आ जाएगा रो ए एच इंटू जी, रो ए एच इंटू जी, एच से एच काट दो, विच मीन्स इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया, ठीक है, रो इंटू जी। तो ये डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो वो इसमें कोई मैंने प्रॉब्लम कर दी, लेकिन एक सेकेंड, ये एक गड़बड़ कर दी मैंने, फोर्स बाय एरिया करना था ना, नहीं एच तो यहाँ रहेगा, मैंने एक गड़बड़ कर दिया, ये एक सेकेंड, हम कह रहे थे ये है फोर्स, ये है फोर्स है ना, ये है फोर्स बाय एरिया करना था, ना कि फोर्स बाय वॉल्यूम करना था, इसको ये कर देते हैं, हटा देते हैं, अब ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हाइट के इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, प्रेशर जितना नीचे जाएंगे, मैं यही तो दिखाना चाह रहा हूँ कि हाइट के इंडिपेंडेंट नहीं है, ये क्या है, ये प्रेशर है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, ये है फोर्स हमने ये निकाल दी, बाय एरिया तो ये है ही, ठीक है, फोर्स बाय एरिया, ए से ये कट गया, रो जी एच, ठीक है। एज वी गो डाउन, ठीक है, जैसे जैसे हमारा डेप्थ इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारा प्रेशर इंक्रीज होता चला जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन ओनली टू थिंग्स, डेंसिटी ऑब्वियसली, वेट ऑफ द वाटर, या मर्क्यूरी और ज़्यादा तेजी से नीचे जाएगा, है ना, वेट ऑफ द वाटर, एंड ग्रेविटी, बिकॉज दिस ऑल ऑफ दिस वेट इज बीइंग पुल्ड बाय अर्थ। अगर हम यही एक्सपेरिमेंट मान लो मून पे जाकर करेंगे तो हाइट के साथ कम इंक्रीज होगा प्रेशर, है ना, ऑब्वियस है ये दोनों चीज़ें, और फिर ऑब्वियसली हाइट,
ठीक है, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, डेंसिटी इंटू जी इंटू एच। ठीक है, फॉर्मूला लिखो, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। सबमरीन पे बहुत प्रेशर लगता है, वो नीचे गिरते हैं। हाँ, बहुत प्रेशर लगता है, तो इसलिए हम करते क्या है कि सबमरीन को सर्कुलर शेप टाइप का या इस टाइप का शेप हम देने की कोशिश करते हैं, कैप्सूल टाइप का, ताकि चारों तरफ जो प्रेशर है वो बराबर बराबर आए। क्यों, आर्च जो है बहुत अच्छा वेट को डिस्ट्रीब्यूट करता है ना। स्फीयर बना देंगे। हाँ, एकदम स्फीयर बनेंगे, बेस्ट है। इनफैक्ट जो सबसे ज़्यादा डेप्थ में जाती है वो स्फेरिकल सबमरीन होती है सारी ही, ठीक है, और उसमें कोई विंडो नहीं दी जाती, कोई वीक पॉइंट नहीं चाहिए, उसमें बस कुछ पिटआउट ट्यूब्स वगैरह लगा दी जाती है कि हम कितना नीचे आ गए ये प्रेशर से नापते हैं। इनफैक्ट सबमरीन में कितना नीचे आ गए ये कैसे नापते हैं, प्रेशर से। क्यों, सिंपल फॉर्मूला है, अगर प्रेशर बढ़ गया है तो ज़रूर हम नीचे ज़्यादा आ गए हैं, उसमें रो जी से डिवाइड करो, आपको पता लग गई हाइट, है ना, सिंपल। इसको जो भी इस टाइप की ट्यूब्स हैं जिनसे ये जो सेंसर होते हैं इनको हम पिटआउट ट्यूब बोलते हैं, जो प्रेशर की मदद से कुछ नापते हैं। इनफैक्ट पिटआउट ट्यूब्स एरोप्लेन में भी लगी होती है, लेकिन वो कुछ और मेजर कर रही होती है, वो मेजर कर रही होती है कितना एयर एंटर कर रहा है, उससे वो वेलोसिटी बताती है कि एरोप्लेन कितना तेज़ी से भाग रहा है। ठीक है, जो ठंडा पानी और गर्म में अलग प्रेशर है, ठंडे पानी में और गर्म पानी में। क्योंकि डेंसिटी चेंज हो जाएगी। हाँ, तो वॉल्यूम भी चाहिए। हाँ, वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, डेंसिटी चेंज हो रही है मेनली वॉल्यूम की वजह से, इस वजह से। ठीक है, अच्छा हाँ, अब सवाल ये है, क्या ये अगर मैं लाइन खींचूँ, क्या इस लाइन पे भी उतना ही प्रेशर पड़ रहा होगा, इस लाइन पे, है ना। तो पास्कल, ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो इस तरीके से हर जगह पड़ता है। सवाल ये कि अगर मैं ऊपर का प्रेशर इग्नोर करूँ, क्या नीचे से भी मेरे को यही प्रेशर पड़ रहा होगा। हाँ, वो तो ठीक है, बट क्या नीचे से भी वही प्रेशर पड़ रहा होगा। हाँ, नीचे से भी वही प्रेशर पड़ रहा होगा। क्यों, पास्कल लॉ कह रहा है कि प्रेशर हर जगह बराबर पड़ता है, ऊपर से, नीचे से, साइड से। ठीक है, अगर ये माइक्रोस्कोपिक है, सिर्फ तब जब ये माइक्रोस्कोपिक है, उतना ही प्रेशर पड़ रहा होगा लगभग। ठीक है, तो एक लाइन पे ऊपर से, नीचे से, हर जगह से एक जैसा प्रेशर पड़ता है। ठीक है, समझ आ गया, ये हो गया हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, और यही चीज़ एटमॉस्फेयर पे लागू हो रही होती है। ये हमने यहाँ पे जो लगा दिया, सेम चीज़ आप एटमॉस्फेयर पे लगा दो कि भाई यहाँ पे आपके ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है, जितना यहीं पे ये जो क्यूब है इसको यहाँ ले जाओ, उसके ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है, रो इंटू जी इंटू एच, हाइट कितनी है। बस ये प्रॉब्लम क्या है एटमॉस्फेयर की, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इस तरीके से कैलकुलेट करना मुश्किल है। क्यों, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे डेंसिटी ऑफ एयर वुड चेंज, है ना। आपको सारी एयर को ऐड करने के लिए सबसे ऊपर एटमॉस्फेयर में जो रेयरिफाइड मीडियम है वहाँ पे कितनी डेंसिटी है, उससे हाइट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। स्ट्रेटोस्फेयर की डेंसिटी को उसकी हाइट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीजोस्फेयर, फिर आप नीचे आएंगे। पानी में सेम होती है, वाटर में सेम होती है, ओशन में। अब पानी की तो अच्छी बात ये है ना कि पानी ऑलवेज फॉर्म्स अ सरफेस, एयर डज नॉट, है ना। एंड देयरफॉर इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड कि मतलब दिस इज़ द हाइट फ्रॉम द टॉप। हमारे एटमॉस्फेयर का तो पता ही नहीं लगता कहाँ ख़त्म हो रहा है। कोई बोलेगा भाई स्ट्रेटोस्फेयर के बाद इतना, मतलब कोई सैटेलाइट है ना, वो 50 किलोमीटर पे भी अगर राउंड कर रही होगी, उसको हम बोलेंगे भाई ये स्पेस में पहुँच गई। 80 किलोमीटर पे भी ऐसा होता है, कभी कभी सैटेलाइट्स होती हैं उनकी पेरिजी 80 किलोमीटर होती है। हमारी किताबों में तो ये लिखा है कि दिस इज़ एक्चुअली मतलब मेसोस्फेयर, ठीक है, लेकिन या एक्सोस्फेयर, ठीक है, लेकिन हम यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई ये तो स्पेस है। आप समझ रहे हैं। तो डिपेंड कर रहा है हम क्या देखना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से एटमॉस्फेयर की भी डेफिनेशन चेंज होती है, स्पेस की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद क्लाउड्स की होती है। हाँ, उसके बाद क्लाउड नहीं होता। हाँ, ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रेशर। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे नेक्स्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Atmospheric pressure, it is the weight of Earth's atmosphere at sea level
एट सी लेवल, ठीक है, इट इज अराउंड 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल्स, 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल्स। प्रेशर को हम पास्कल्स में नापते हैं। तो बहुत सारा नहीं ज़्यादा क्या है, हाँ बट ये है कि एक एटीएम का 2 एटीएम होते ही दिक्कत होना शुरू हो जाती है हमें, हम ज़्यादा प्रेशर नहीं सह पाते। ठीक है, अब लिखो विस्कोसिटी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी it is a measure of fluid's resistance to flow, a measure of fluid's resistance to flow। रेजिस्टेंस हर चीज़ पर होती है इसमें। हाँ मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस ये है कि भाई हम अपना पैर यूँ स्लाइड नहीं कर पा रहे, तो जो कारपेट और शूज़ के बीच में एक मतलब ग्रिप बनी हुई है ना, उसको ओवरकम करने के लिए जो फोर्स चाहिए है ना, वहाँ पे रेजिस्टेंस है, उस फ्रिक्शन का रेजिस्टेंस है, वो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हो गया। अगर हम जेट प्लेन को यूँ मूव कर रहे हैं एयर के अंदर तो उसका एयर रेजिस्टेंस आ जाएगा, करंट का अलग होता है, करंट का अलग रेजिस्टेंस है। तो इनर्शिया रेजिस्टेंस ही होती है। नहीं, अगर ज़ीरो रेजिस्टेंस भी है तो भी कोई चीज़ अपना मतलब मूवमेंट चेंज नहीं कर पाएंगे, मतलब नहीं करना चाहेंगे जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखो कोएफिशिएंट, मतलब ये विस्कोसिटी, हम कितना रेजिस्टेंस टू फ्लो है हम कैसे पता लगाते हैं, हम पता लगाते हैं विस्कोसिटी से। ठीक है, नेक्स्ट लिखो वो सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लिखिए, कांस्टेंट दैट क्वांटिफाइज विस्कोसिटी, a constant that quantifies viscosity, quantifies viscosity। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसके मतलब डिटेल में कि क्या, यहाँ पे भी एक ना पॉइसलीज लॉ होता है। ठीक है, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा फॉर्मूला होता है, इतनी डेप्थ में हमें जाना नहीं। ठीक है, और क्योंकि इसलिए भी क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स में ना ज़्यादातर जो फॉर्मूले आते हैं वो हार्ड डेरिवेशन से नहीं आते, किसी लॉ से नहीं आते। वो कैसे आते हैं, वो सिंपल ऑब्जर्वेशन से आते हैं कि किसी वजह से ये रिलेशनशिप होल्ड ट्रू कर रहा है, हमने एक्सपेरिमेंटली करके देख लिया है ना। तो इस टाइप के रिलेशनशिप को हम बहुत ज़्यादा वो नहीं देंगे इम्पोर्टेंस। ठीक है, ठीक है, अभी अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, कल हम करते हैं। फिर हमारे पास 2-3 चीज़ें और रह गई हैं। क्या, एक तो बॉयंसी हमें समझना है। ठीक है, बॉयंसी समझने के लिए हम करेंगे क्या, इस फॉर्मूले पे वापस आएंगे। ठीक है, क्या, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। ठीक है, इससे हम समझेंगे कि किस तरीके से क्यों बॉयंसी आ रही है। ठीक है, मतलब एक वैसे मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, आपको पता है यहाँ पे प्रेशर जो पड़ रहा होगा और यहाँ पे जो प्रेशर पड़ रहा होगा, ये यहाँ पे जो प्रेशर पड़ रहा होगा। ठीक है, मैंने क्यों बताया यहाँ पे और यहाँ पे बराबर पड़ रहा है, क्योंकि ये चीज़ मेरे को मतलब यहाँ पे बॉयंसी के लिए समझनी ज़रूरी है। क्या, यहाँ पे जो प्रेशर पड़ रहा है और यहाँ पे जो प्रेशर पड़ रहा है, अगर यहाँ पे एक बॉडी है जिसकी ठीक ठाक हाइट है तो आप ये जानेंगे कि जो प्रेशर है ये अलग अलग है ना। इस चीज़ पे जो प्रेशर पड़ रहा है, यहाँ पे जो प्रेशर पड़ रहा है और यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है वो अलग है। और कौन सा वाला प्रेशर ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है या ये वाला ज़्यादा है, नीचे वाला ज़्यादा है ना। तो जो फोर्स नीचे से आपको ऊपर धक्का देने की कोशिश कर रहा है और जो फोर्स आपको ऊपर से नीचे धक्का देने की कोशिश कर रहा है, इन दोनों में अंतर है ना। और नीचे वाला फोर्स ज़्यादा है, तो आपको जो नेट फोर्स मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है, और ये फोर्स है बॉयंसी। ठीक है, वो बात अलग है। ठीक है, आर्किमिडीज ने उसको किस तरीके से देखा, ठीक है, उसने ऑब्जर्वेशन दी लेकिन उसका कोई डेरिवेशन या एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, है ना। एक्सप्लेनेशन है ये कि प्रेशर क्योंकि हमें चारों तरफ से पड़ रहा होता है, वो ऊपर डालने की कोशिश करता है। अगर ऊपर करने की कोशिश कर रहा है तो फिर नीचे सबमरीन यूँ इम्प्लोड क्यों हो रही है,
क्योंकि ये सिर्फ प्रेशर का डिफरेंस है। प्रॉब्लम है कि ये इतना बड़ा प्रेशर है और ये उससे थोड़ा सा छोटा प्रेशर है। द प्रॉब्लम इज कि दोनों अपोजिट साइड के प्रेशर हैं, उसको इम्प्लोड करना चाह रहे हैं, इम्प्लोड करके ऊपर भेजना चाह रहे हैं, है ना। वो इम्प्लोड करके ऊपर आ जाएंगे। आ गई थी सबमरीन, मेरे को आइडिया नहीं है। लोग आ गए थे, वो ऊपर वैसे अच्छा हाँ वो तो ठीक है, ज़्यादा ऊपर चले गए। वो एक्सट्रीम बॉयंसी का केस था वो। सर हम कितना प्रेशर कर पाएंगे अगर हम, मतलब डाइवर्स तो 200 मीटर तक भी नीचे जाते हैं, ठीक है। नहीं आई थिंक शायद 50-60 मीटर ही जाते हैं, 200 तक नहीं जाते हैं। अगर 50 मीटर का मतलब है कि 50 मीटर इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, आई थिंक ये 6-7 ATM बैठ जाता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे रहता है ना, एक सेकेंड, शैलो वाटर्स में। रुको 50 मीटर 4.9 बार, ठीक है, यानी कि 4.3 ATM, 5 ATM के आसपास पहुंच जाता है, 5-6 ATM, है ना। तो हम 1 ATM में सहसा जी लेता है आराम से, 2 ATM भी ठीक है 10-15 मीटर नीचे जाके। जब हम 50 मीटर चले जाते हैं तो वो 5 ATM का प्रेशर लग रहा होता है, ठीक है। वो एक्चुअली विच मीन्स कि मान लीजिए आपने अगर अंडर वाटर अपनी ब्रेथ को रोक रखा है ना, तो ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपने मास्क लगा रखा है और उस प्रेशर में आपको ब्रीथ करना है थ्रू ऑक्सीजन सिलेंडर, आपके जो डायफ्राम है आपके जो चेस्ट को ज़्यादा बड़ा छोटा नहीं कर पा रही होगी, क्यों, चारों तरफ से एक स्क्वीजिंग प्रेशर लग रहा है ना। डायफ्राम को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अंदर एयर को फोर्स इन करने के लिए, है ना। अगर सर वो जो इंप्लोड हुआ था, अगर उसमें लोग बाहर निकलना चाहते हैं पानी के नीचे, इम्पॉसिबल है, ऐसे भी मर जाते वो तो मरना ही था। हैं, प्रेशर होता हाँ मतलब एक ही तरीका था, अगर वो इम्प्लोड ना करें, यहाँ पे और कोई सेफ्टी वाल्व नहीं है। अगर वो इम्प्लोड करी है तो डेथ सेंटेंस है वो, और कोई तरीका ही नहीं है बचने का। हमारे ऑर्गेन्स इसलिए इंक्लूड करने के अंदर हाँ ना, मतलब एक्चुअली क्या है कि सब कुछ क्रश हो जाएगा। मतलब वो डेथ है ना, उनको ये भी नहीं पता लगेगा कि क्यों आई थी। वो एक कुछ काम कर रहे होंगे और एकदम से अपने आप को पाएंगे हम यहाँ हेवन में कैसे आ गए। अभी तो अच्छा खासा, अभी तो हम यहाँ, हाँ अभी तो मैं इंजन को क्रैंक अप कर रहा था, ये कहाँ गया, ऐसा हुआ, पता भी नहीं लगा। ठीक है चलो आज की क्लास यहीं करते हैं।